हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं कि सभी अच्छे होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए दोस्तों, हम आपके लिए 10वां मॉडल पेपर लेकर आ चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि वह 9 मॉडल पेपर आपने पूरी शिद्दत के साथ निकाले होंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। परीक्षा पैटर्न पर आधारित है, जो कि कुल आपका मॉडल पेपर होने वाला है। इसमें से दोस्तों आपके 80 नंबर के राजस्थान जीके करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चंस रहने वाले हैं और दोस्तों 40 नंबर के हैं, जो कि आपके पार्ट बी यानी नगर पालिका अधिनियम से क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। और इससे पहले एक मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान को लेकर आएगा कि थोड़ा जिद्दी हूँ, ख्वाब देखने से बाज नहीं आता, अपने सपनों के लिए बिना संघर्ष किए हार जाऊं, ये मुझे नहीं आता। क्या गजब की लाइन है दोस्तों। संघर्ष तो करना ही पड़ेगा दोस्तों। अपने माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए दोस्तों संघर्ष तो आपको करना ही पड़ेगा। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। फटाफट से जुड़ जाइए दोस्तों। पहला प्रश्न ये रहा आपका। पहला प्रश्न है दोस्तों आपका कि राजस्थान के उदयपुर पुरालेख संग्रहालय में उपलब्ध किस ग्रंथ से राज परिवार के व्यय की जानकारी मिलती है? अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जल्दी से बताइए। एक्चुअली में दोस्तों परीक्षा से पहले आपके कुल 30 मॉडल पेपर होने वाले हैं और इन मॉडल पेपरों को दोस्तों आपने पूरी शिद्दत के साथ निकाल दिया तो वादा रहा दोस्तों आपसे, ये मंजिल आपके सामने ज़रूर घुटने टेकने वाली है। तो जल्दी से बताइए दोस्तों, राजस्थान के उदयपुर पुरालेख संग्रहालय में उपलब्ध किस ग्रंथ से राज परिवार के व्यय की जानकारी मिलती है? तो किस ग्रंथ से मिलती है दोस्तों, जल्दी से बताइए। याद करो दोस्तों, किस ग्रंथ से मिलती है? सिया हुजूर से। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि महाराणा उदय सिंह के जीवन के प्रारंभिक वर्षों की जानकारी से संबंधित ताम्रपत्र कौन सा है? याद करो दोस्तों, अति महत्वपूर्ण सवाल है, जल्दी से बताइए दोस्तों। महाराणा उदय सिंह के जीवन के प्रारंभिक वर्षों की जानकारी से संबंधित दोस्तों ताम्रपत्र कौन सा है? याद है आपको? कौन सा है दोस्तों, जल्दी से बताइए। याद करो दोस्तों, कौन सा है? विजयनग्राम ताम्रपत्र 1539। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी छापिएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि कोटा के निकट कणसवा के शिलालेख से प्राप्त 738 ईस्वी के शिलालेख में किस मौर्यवंशी राजा का नाम मिलता है? तो जल्दी से बताइए दोस्तों, किस मौर्यवंशी राजा का नाम मिलता है? याद है दोस्तों आपको किसका नाम मिलता है? धवल का मिलता है, या दोस्तों मान का, या चित्रांग का, या दोस्तों प्रबल का? तो याद करो दोस्तों, मौर्यवंशी राजा किसका नाम मिलता है? धवल का। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी छापिएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि कि राजस्थान का कौन सा शिलालेख कौन सा है दोस्तों, जिसमें है जो कि प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सरकार द्वारा हवाई जहाज प्रदर्शित किया गया? याद करो दोस्तों, अति महत्वपूर्ण सवाल है। राजस्थान का वह शिलालेख कौन सा है दोस्तों, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदत्त हवाई जहाज प्रदर्शित किया गया? याद है दोस्तों आपको कौन सा शिलालेख है? याद करो दोस्तों, बीकानेर म्यूजियम। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए छापिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि ब्राबू शिलालेख राजस्थान में जयपुर के निकट बैराठ नामक स्थान पर उपलब्ध हुआ है। इस शिलालेख में बौद्ध धर्म के 7 ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जो अशोक को बहुत प्रिय थे। और दोस्तों वह चाहता था दोस्तों, अशोक चाहता था, वह चाहता था दोस्तों कि प्रजा उनको पढ़कर उनके अनुसार दोस्तों आचरण करे। ये शिलालेख किस संग्रहालय में दोस्तों सुरक्षित है? अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, स्टार लगा लो, आपके एग्जाम की दृष्टि से एकदम महत्वपूर्ण सवाल है। तो कौन सा शिलालेख है दोस्तों? ब्राबू का शिलालेख है दोस्तों। और किस संग्रहालय में दोस्तों वर्तमान में ये सुरक्षित है? याद करो दोस्तों, किस संग्रहालय में है? जल्दी से बताइए दोस्तों, किस संग्रहालय में? कोलकाता में। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि कोटा के सिक्के कहाँ ढलते थे? जल्दी से बताइए दोस्तों, कोटा के सिक्के कहाँ पर ढलते थे? याद है दोस्तों आपको? जल्दी से बताइए।
कोटा के सिक्के दोस्तों आपसे पूछे तो गागरोन में ढलते थे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि वह अभिलेख कौन सा है जिसमें सांभर के चाहमन शासकों की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। याद करो दोस्तों, कौन सा अभिलेख है जिसमें सांभर के जिसमें दोस्तों आपके सांभर के चाहमन शासकों की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। याद करो दोस्तों, कौन सा अभिलेख है, याद है आपको, जल्दी से बताइए कौन सा अभिलेख है दोस्तों। हर्षनाथ मंदिर अभिलेख। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि तेल चित्र, ऊंट की खाल से निर्मित सामग्री और दोस्तों चतुर्मुर्ग के अंडों पर कलात्मक कार्य, उच्च कोटि के गलीचे तथा शाही नाव को तोड़ने का दृश्य किस संग्रहालय की विशेषता है। तो जल्दी से बताइए दोस्तों किस संग्रहालय की विशेषता है, याद है आपको, जल्दी से बताइए दोस्तों किस संग्रहालय की है। बिल्कुल गंगा गोल्डन म्यूजियम की। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी छापना, क्या ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है कि श्रृंगी ऋषि शिलालेख किस जिले में स्थित है। तो जल्दी से बताइए दोस्तों श्रृंगी ऋषि शिलालेख किस जिले में स्थित है, याद है आपको, श्रृंगी ऋषि शिलालेख दोस्तों किस जिले में स्थित है, जल्दी से बताइए दोस्तों किस जिले में है। याद करो दोस्तों किस जिले में स्थित है, उदयपुर में, उदयपुर में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापना, क्या ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि हवा महल राजकीय संग्रहालय की स्थापना कब की गई। जल्दबाजी में 17 मई 1999 जयपुर मत करना दोस्तों, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो। हवा महल राजकीय संग्रहालय की स्थापना पूछ रहा है आपको, जल्दी से बताइए दोस्तों हवा महल राजकीय संग्रहालय की स्थापना कब की गई। याद है आपको दोस्तों कब की गई थी, 1983 को जयपुर में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी छापना, क्या ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि रेड के उत्खनन का श्रेय किसे दिया जाता है। जल्दी से बताइए दोस्तों रेड के उत्खनन का श्रेय किसे दिया जाता है, याद है आपको, याद करो दोस्तों रेड के उत्खनन का श्रेय आपसे पूछ रहा है किसे दिया जाता है, डॉक्टर के.एन. पुरी को। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापिएगा, क्या ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम सन 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान परबतसर तहसील का कौन सा गांव है। अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, आया हुआ सवाल है, जल्दी से बताइए। राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम सन 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान परबतसर तहसील का कौन सा गांव है। याद है आपको कौन सा गांव है दोस्तों, जल्दी से बताइए कौन सा गांव है दोस्तों, कोराडा गांव। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापना। अगर दोस्तों आपसे पूछे कि परबतसर तहसील कहाँ पर स्थित है तो नागौर में स्थित है, इसे भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि ताम्रयुगीन 58 चूड़ियाँ किस स्थल से प्राप्त हुई है। तो जल्दी से बताइए दोस्तों ताम्रयुगीन 58 चूड़ियाँ किस स्थल से प्राप्त हुई है। याद करो दोस्तों किस स्थल से प्राप्त हुई है, अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जल्दी से बताइए ताम्रयुगीन 58 चूड़ियाँ किस स्थल से प्राप्त हुई है। याद करो दोस्तों कहाँ से हुई है, केराडौत से। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी छापना, क्या ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक प्रकार की कृषि किए जाने के प्रमाण कहाँ मिलते हैं। तो जल्दी से बताइए दोस्तों सर्वाधिक कृषि किए जाने के प्रमाण कहाँ मिलते हैं, याद है आपको, जल्दी से बताइए दोस्तों कहाँ पर मिलते हैं सर्वाधिक कृषि किए जाने के प्रमाण। याद करो दोस्तों बागौर में। कहाँ पर दोस्तों, बागौर में। अगर दोस्तों आपसे पूछे कि बागौर कहाँ स्थित है तो भीलवाड़ा में है, इसे भी आपको थोड़ा नोट करना है। बैराट आपकी जयपुर में है, गिलुंड राजसमंद में है, कालीबंगा हनुमानगढ़ में है। इन सारी चीज़ों को आपको नोट करना है। ज़्यादा व्याख्या दोस्तों हम यहाँ पर नहीं करने वाले हैं, हमें जो कि आपका मॉडल पेपर सॉल्व कराने वाले, ताकि दोस्तों कितने क्वेश्चंस आपके सही हो और आपकी कैसी तैयारी चल रही है। इसी वजह से दोस्तों, इसी कारण है जो कि हमने आपके लिए फ्री मॉडल पेपर तैयार किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि आर्य सभ्यता के राज्य में होने के प्रमाण किन क्षेत्रों की खुदाई में
मिले बर्तनों से मिलते हैं। क्वेश्चन को किस प्रकार दोस्तों आपको घुमाकर पूछ रहा है, एक बार फिर से पढ़िए। आर्य सभ्यता में राज्य में आर्य सभ्यता के राज्य में होने के प्रमाण किन क्षेत्रों की खुदाई में मिले बर्तनों से मिलते हैं। याद करो दोस्तों, किन क्षेत्रों में? अनूपगढ़ और दोस्तों तरखान वाला डेरा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापिएगा। क्या ऑप्शन नंबर ए छापिएगा, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका। अगला है दोस्तों कि राजस्थान का कौन सा प्रसिद्ध स्थल दोस्तों उसी नदी के किनारे स्थित था जिसके किनारे प्राचीन काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी। याद करो दोस्तों, राजस्थान का कौन सा प्रसिद्ध स्थल उसी नदी के किनारे स्थित था जिसके किनारे दोस्तों प्राचीन काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी। तो कौन सा प्रसिद्ध स्थल था, याद है आपको? कौन सा था दोस्तों? कालीबंगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए छापिएगा। क्या ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए वहीं आपका अगला प्रश्न है कि संस्कृत साहित्य में बहुधान्य कटक शब्द का प्रयोग कौन सी सभ्यता के लिए किया गया है। तो जल्दी से बताइए दोस्तों, संस्कृत साहित्य में बहुधान्य कटक शब्द का प्रयोग कौन सी सभ्यता के लिए किया गया है। याद करो दोस्तों, कौन सी सभ्यता के लिए किया गया है? कालीबंगा सभ्यता के लिए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापिएगा, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि शंकुकालीन तीखे किनारे वाले प्याले किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त किए गए हैं। तो जल्दी से बताइए दोस्तों, शंकुकालीन तीखे किनारे वाले प्याले किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त किए गए हैं। याद है आपको किस पुरातात्विक स्थल से दोस्तों? लाछुरा से। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए। क्या ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि ईसवाल नामक पुरातात्विक स्थल राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो जल्दी से बताइए दोस्तों, ईसवाल नामक पुरातात्विक स्थल राजस्थान के किस जिले में स्थित है। याद करो दोस्तों, अति महत्वपूर्ण सवाल है। ईसवाल नामक पुरातात्विक स्थल दोस्तों कहाँ पर है? कहाँ पर है दोस्तों? उदयपुर में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापिएगा दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि ताम्र सभ्यता से संबंधित मल्हा किस जिले में स्थित है। याद करो दोस्तों, अति महत्वपूर्ण सवाल है। ताम्र सभ्यता से संबंधित मल्हा किस जिले में स्थित है। याद है आपको किस जिले में स्थित है दोस्तों? जल्दी से बताइए। भरतपुर में। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी छापना। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि मांडो की पाल खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। जल्दी से बताइए दोस्तों, मांडो की पाल की जो खान है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। याद है दोस्तों आपको किस खनिज के लिए है? फ्लोरस्पार के लिए। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी छापना, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपसे पूछे कि रॉक फॉस्फेट राजस्थान में सर्वाधिक दोस्तों, तो झामर कोटड़ा उदयपुर में है, इसे भी आपको थोड़ा नोट करना है। और संगमरमर की दोस्तों सर्वाधिक संख्या में खाने दोस्तों आपके राजसमंद जिले में हैं, इसे भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि चूना पत्थर किन चट्टानों में पाया जाता है। किन चट्टानों में पाया जाता है? जल्दी से बताइए दोस्तों, चूना पत्थर किन चट्टानों में पाया जाता है। याद है आपको? याद करो दोस्तों, चूना पत्थर आपसे पूछे किन चट्टानों में दोस्तों? अवसादी चट्टानों में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका। अगला है दोस्तों कि HBJ गैस पाइपलाइन का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है। जल्दी से बताइए दोस्तों, HBJ गैस पाइपलाइन का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है। याद करो दोस्तों, किसके द्वारा किया जा रहा है। HBJ दोस्तों कौन सी? हाजिर विजयनगर जगदीशपुर, इसका पूरा नाम है दोस्तों। HBJ गैस पाइपलाइन का संचालन दोस्तों किसके द्वारा किया जा रहा है? जल्दी से बताइए। गेल द्वारा किया जा रहा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापना, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न है आपका कि तांबे के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। जल्दी से बताइए दोस्तों, तांबे के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। याद है आपको? जल्दी से बताइए दोस्तों, कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापना, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए
अगला प्रश्न है आपका कि राज्य के किस जिले में अग्नि अवरोधक अग्नि अवरोधक यहाँ दोस्तों अवरोधक करना, राज्य के किस जिले में अग्नि अवरोधक ईंटों का प्रयोग किया जाता है? तो जल्दी से बताइए दोस्तों, राजस्थान के किस जिले में अग्नि अवरोधक ईंटों का प्रयोग किया जाता है? याद है आपको? कहाँ पर दोस्तों? बीकानेर में, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर ए छापिएगा, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। और अगर दोस्तों आपसे पूछे कि राजस्थान के किस ज़िले में अभ्रक की ईंटों का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों भीलवाड़ा आपको करना है, ठीक है। जितने भी दोस्तों आपके इर्द गिर्द क्वेश्चन बता रहा हूँ उसे भी आपको ध्यान में रखकर चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों आपका कि राजस्थान राज्य में खनिज विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? जल्दी से बताइए दोस्तों, राज्य में राजस्थान में प्रथम खनिज विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? याद करो दोस्तों, कब हुई थी दोस्तों? 1979 को, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी छापना क्या? ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि देश की सबसे लंबी तेल पाइपलाइन कौन सी है? याद करो दोस्तों, देश की सबसे लंबी तेल पाइपलाइन कौन सी है? याद है आपको? कौन सी है दोस्तों? जल्दी से बताइए, देश की सबसे लंबी तेल पाइपलाइन दोस्तों आपको बतानी है, कौन सी है? सलाया मथुरा, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी छापना, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए वहीं आपका अगला प्रश्न है कि भारत की राजस्थान में वुल्फेम की सबसे बड़ी खान किस जिले में स्थित है? याद करो दोस्तों, भारत की राजस्थान में वुल्फेम की सबसे बड़ी खान किस जिले में स्थित है? याद करो दोस्तों, कहाँ पर है? नागौर में है। ऑप्शन नंबर बी छापना। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि भारत में कुल जिप्सम उत्पादन की लगभग कितना, राजस्थान में कितना प्रतिशत होता है? जल्दी से बताइए दोस्तों, भारत में कुल जिप्सम उत्पादन का लगभग राजस्थान में कितना प्रतिशत होता है? जिप्सम उत्पादन दोस्तों जल्दी से बताइए कितना होता है राजस्थान में? याद करो दोस्तों, कितना होता है? 94%, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी छापना, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान जिले के मकराना में मिलने वाला संगमरमर किस प्रकार का है? तो जल्दी से बताइए, राजस्थान नागौर जिले के मकराना में मिलने वाला संगमरमर किस प्रकार का है दोस्तों? संगमरमर किस प्रकार का है? जल्दी से बताइए, किस प्रकार का है दोस्तों? कैल्साइट प्रकार का, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर ए छापिएगा, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि सरदार सरोवर परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? याद करो दोस्तों, सरदार सरोवर परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? याद है आपको? राजस्थान, गुजरात व महाराष्ट्र, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर ए छापिएगा, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका कि राजीव गांधी जलोत्थान नहर योजना किस शहर को पेयजल उपलब्ध होता है? राजीव गांधी जलोत्थान नहर योजना से किस शहर को पेयजल उपलब्ध होता है दोस्तों? जल्दी से बताइए, किस शहर को होता है? याद है आपको? जल्दी से बताइए। जोधपुर को, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी छापना, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि माही नदी पर कड़ाना बांध कहाँ पर निर्मित किया गया है? जल्दी से बताइए दोस्तों, माही नदी पर कड़ाना बांध कहाँ पर निर्मित किया गया है? याद करो दोस्तों, कहाँ पर निर्मित किया गया दोस्तों? जल्दी से बताइए। गुजरात में, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर सी छापिएगा, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि उदयपुर से संबंधित बांध कौन सा है? याद करो दोस्तों, उदयपुर से संबंधित बांध कौन सा है? जल्दी से बताइए दोस्तों, कौन सा बांध है? मानसी वाकल गोराना बांध भी है, और दोस्तों आकोदड़ा बांध भी है, कसोटिया बांध भी है। तो ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। आज की क्लास दोस्तों आपकी थोड़ी लेट आई है, कोई बात नहीं दोस्तों। मैं किसी कारणवश दोस्तों जयपुर गया हुआ था एक्चुअली में, तो कल कहा था दोस्तों आपको कि क्लास आपकी कल होने वाली है, तो लेट भी हो चुका था दोस्तों, लेकिन आपकी क्लास लानी भी ज़रूरी थी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका
कि किस वर्ष राजस्थान नहर का नाम परिवर्तन कर इंदिरा गांधी नहर परियोजना रखा गया? जल्दी से बताइए दोस्तों, किस वर्ष राजस्थान नहर का नाम परिवर्तन कर इंदिरा गांधी नहर परियोजना रखा गया? याद है आपको किस किस वर्ष दोस्तों? 1900 दोस्तों 1984 को। बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा दोस्तों अगर आपसे पूछे तो नवंबर 1984 में। इसे भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान में सबसे अधिक सिंचाई किन जिलों में होती है? तो जल्दी से बताइए, राजस्थान में सबसे अधिक सिंचाई किन जिलों में होती है? याद है आपको? अलवर, भरतपुर नहीं दोस्तों, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में। ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है आपका कि अजमेर ज़िले में जालिया ग्राम में खारी नदी पर निर्मित जिले की सबसे बड़ी बांध परियोजना कौन सी है? अजमेर ज़िले में जालिया ग्राम में खारी नदी पर निर्मित जिले की सबसे बड़ी बांध परियोजना दोस्तों आपसे पूछ रहा है कौन सी है दोस्तों? जल्दी से बताइए कौन सी परियोजना दोस्तों? नारायण सागर बांध परियोजना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान ये दोस्तों IMTI कहाँ स्थित है? याद करो दोस्तों, राजस्थान का सिंचाई प्रबंधन एवं दोस्तों प्रशिक्षण संस्थान दोस्तों कहाँ पर? जयपुर में नहीं दोस्तों, कोटा में है। ऑप्शन नंबर सी छापना, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है दोस्तों आपका कि पीपल द लिफ्ट सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो जल्दी से बताइए दोस्तों, पीपल द लिफ्ट सिंचाई परियोजना का संबंध दोस्तों आपसे पूछ रहा है किस जिले से है? याद करो दोस्तों, अति महत्वपूर्ण सवाल है, याद करो दोस्तों। पीपल द सिंचाई परियोजना का संबंध कहाँ से है दोस्तों? सवाई माधोपुर से। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि जर्मनी सरकार की आर्थिक सहायता से झुंझुनू, चूरू व हनुमानगढ़ जिलों में जारी पेयजल परियोजना कौन सी है? तो कौन सी पेयजल परियोजना है दोस्तों? जल्दी से बताइए। जर्मनी सरकार की आर्थिक सहायता से झुंझुनू, चूरू व हनुमानगढ़ जिलों में जारी पेयजल परियोजना बतानी है आपको। कौन सी है दोस्तों? कौन सी है दोस्तों? आपनी परियोजना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापिएगा, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि काले हिरण व कुरजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? याद करो दोस्तों, काले हिरणों व कुरजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य दोस्तों कौन सा है? याद करो दोस्तों, कौन सा अभ्यारण्य है? ताल छापर। ऑप्शन नंबर सी छापिएगा, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान सरकार ने कौन से वर्ष में राजस्थान जैविक विविधता नियमों को बनाया तथा राजस्थान जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की? जल्दी से बताइए दोस्तों, राजस्थान सरकार ने कौन से वर्ष में राजस्थान जैविक विविधता नियमों को बनाया तथा राजस्थान जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की? कब की दोस्तों? 2012 नहीं दोस्तों, 2010 को। ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वन्य जीवों के संरक्षण की आधारशिला कब रखी गई? याद करो दोस्तों, कब रखी गई थी? स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वन्य जीवों के संरक्षण की आधारशिला दोस्तों कब रखी गई थी? याद करो दोस्तों, कब रखी? जल्दी से बताइए। 7 नवंबर 1955 को। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य 3 राज्यों द्वारा सम्मिलित रूप से स्थापना की गई है। चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य की 3 राज्यों द्वारा सम्मिलित रूप से स्थापना की गई है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और दोस्तों तीसरा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश में नहीं दोस्तों, तीसरा राज्य कौन सा है आपको बताना है। कौन सा है दोस्तों? जल्दी से बताइए, तीसरा राज्य कौन सा है? वह यूपी। बिल्कुल उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान और दोस्तों रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य की बाघों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए आखेड़ निषिद्ध क्षेत्र की स्थापना की गई। वह आखेड़ निषिद्ध क्षेत्र दोस्तों आपको बताना है कौन सा है।
किस आखेड़ निषेध क्षेत्र की स्थापना की गई दोस्तों, जल्दी से बताइए, याद करो दोस्तों, किस आखेड़ निषेध क्षेत्र की, संथाल सागर आखेड़ निषिद्ध क्षेत्र, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि देश की बाघ परियोजना का प्रशासनिक व विकास कार्यों के नियंत्रण करने हेतु गठित स्टीयरिंग कमेटी होती है दोस्तों, उस कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है, याद करो दोस्तों, उस कमेटी का दोस्तों अध्यक्ष आपको बताना है कौन होता है दोस्तों, मुख्यमंत्री होता है या दोस्तों प्रधानमंत्री या मुख्य सचिव या दोस्तों गृह मंत्री, कौन होता है, याद करो दोस्तों, प्रधानमंत्री होता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि नदी घाटी के जलग्रहण क्षेत्रों में वृक्षारोपण का कार्य किन किन नदियों पर हुआ है, जल्दी से बताइए दोस्तों, नदी घाटी के जलग्रहण क्षेत्रों में वृक्षारोपण का कार्य किन किन नदियों पर हुआ है, याद है आपको किन किन नदियों पर हुआ है दोस्तों, बनास, माही और साबी, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि केसरबाग वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान में कहाँ स्थित है, याद करो दोस्तों, केसरबाग वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान में याद है आपको कहाँ पर है, जल्दी से बताइए, फटाफट से बताइए दोस्तों, केसरबाग वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है, कहाँ पर है दोस्तों, धौलपुर में, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापना, क्या ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि भारत का प्रथम मरु वनस्पति उद्यान कौन सा है, जो दोस्तों कृष्णमृग व चिंकारों के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर दोस्तों आप ताल छापर मत करना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो पहले, भारत का प्रथम मरु वनस्पति उद्यान कौन सा है जो कृष्णमृग व दोस्तों चिंकारों के लिए प्रसिद्ध है, याद करो दोस्तों कौन सा है, नाहरगढ़, ऑप्शन नंबर डी छापना। नाहरगढ़ दोस्तों अगर आपसे पूछे कि कहाँ पर है तो जयपुर में स्थित है, इसे भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। और माचिया सफारी पार्क आपको पता है दोस्तों जोधपुर में है, सीता माता प्रतापगढ़ में है और ताल छापर चूरू में है, इन सारी चीज़ों को आपको नोट करना है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना में सहायता प्रदान करने वाला देश कौन सा, अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जल्दी से बताइए, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना में सहायता प्रदान करने वाला देश कौन सा है, याद करो दोस्तों, जापान है, ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से किन राज्यों में जिला परिषद सर्वाधिक शक्तिशाली संस्था है, याद करो दोस्तों, किन राज्यों में जिला परिषद सर्वाधिक शक्तिशाली संस्था है, याद है आपको, किन जिलों में नहीं दोस्तों, किन राज्यों में जिला परिषद सर्वाधिक शक्तिशाली है, किन राज्यों में दोस्तों, महाराष्ट्र व गुजरात में, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 13 के अनुसार 1 लाख की जनसंख्या वाले पंचायत समिति में कम से कम कितने सदस्य चुने जाएंगे, तो जल्दी से बताइए दोस्तों कितने सदस्य चुने जाएंगे कम से कम, याद करो दोस्तों, कितने सदस्य चुने जाएंगे, 15 सदस्य, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। पार्ट ए में दोस्तों आपके पंचायत राज अधिनियम का जो टॉपिक है ना उनसे संबंधित अगर क्वेश्चन देखें तो बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था दोस्तों त्रिस्तरीय है, तो दोस्तों शहरी स्थानीय स्वशासन व्यवस्था कितने स्तरीय है, यहाँ पर दोस्तों आप शहरी करना है, क्या शहरी करना दोस्तों, राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था दोस्तों त्रिस्तरीय है, तो शहरी स्थानीय स्वशासन व्यवस्था कितने स्तरीय है, याद है आपको, कितने स्तरीय दोस्तों, 1 स्तरीय, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापिएगा इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान विधानसभा द्वारा राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद बिल किस वर्ष पारित किया गया, याद करो दोस्तों किस वर्ष पारित किया गया, अति महत्वपूर्ण सवाल है, राजस्थान विधानसभा द्वारा राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद बिल किस वर्ष पारित किया गया, तो किस वर्ष पारित किया गया दोस्तों, 1959 में, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापिएगा इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका
कि हमारे मूल संविधान के किस भाग में राज्य को पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना के लिए निर्देशित किया गया है। याद करो दोस्तों, हमारे मूल संविधान के किस भाग में राज्य को पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना के लिए निर्देशित किया गया है। तो राज्य की जो नीति निर्देशक तत्व है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए गया, ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि पंचायती राज व्यवस्था में जिला प्रमुख अपने पद कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही यदि त्याग पत्र देना चाहे तो वह निम्न में से किसे अपना त्याग पत्र देगा। पंचायती राज व्यवस्था में दोस्तों जिला प्रमुख अपने पद कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही दोस्तों त्याग पत्र देना चाहे तो वह किसे देगा दोस्तों, जल्दी से बताइए किसे देगा दोस्तों, संभागीय आयुक्त को देगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है आपका कि पंचायती राज संस्थाओं के लिए एक वित्त आयोग हो, किस संविधान संशोधन द्वारा ये व्यवस्था की गई है। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। पंचायती राज संस्थाओं के लिए एक वित्त आयोग हो, किस संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों यह व्यवस्था की गई। याद है आपको किस संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों के कार्यों के लिए प्रथम अनुसूची की व्यवस्था की गई है, यह अनुसूची कौन सी है। याद करो दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों के लिए प्रथम अनुसूची की व्यवस्था की गई है दोस्तों, यह अनुसूची कौन सी है। तो कौन सी अनुसूची है दोस्तों, जल्दी से बताइए। 11वीं अनुसूची। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापिएगा, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज की अवधारणा को व्यक्त किया गया है। याद करो दोस्तों, अति महत्वपूर्ण सवाल है। संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज की अवधारणा को व्यक्त किया गया है। याद करो दोस्तों, किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 40। ऑप्शन नंबर सी छापना, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 कब लागू किए गए। अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जल्दी से बताइए। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 दोस्तों कब लागू किए गए, अति महत्वपूर्ण सवाल है। याद है आपको दोस्तों कब लागू किए गए थे, कब दोस्तों, 30 दिसंबर 1996। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी छापना, क्या ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान की पहली वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो जल्दी से बताइए, राजस्थान के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, कृष्ण कुमार गोयल। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापिया, ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है। याद करो दोस्तों, राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है। याद है आपको, राज्यपाल करता है मुख्यमंत्री की सलाह से। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापिएगा, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति किसको प्राप्त है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति दोस्तों किसको प्राप्त है, जल्दी से बताइए। याद करो दोस्तों, किसको प्राप्त है, अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जल्दी से बताइए किसको प्राप्त है। राज्यपाल को। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापिएगा, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, अगला है दोस्तों आपके कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। जल्दी से बताइए दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। याद है आपको, तो संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है, जल्दी से बताइए किस अनुच्छेद में दोस्तों, अनुच्छेद 315 में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि प्रारंभ में लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य बनाए गए थे। हर मॉडल पेपर की तरह इसका ऑप्शन भी आपको कमेंट बॉक्स में गोली की तरह छाप कर बताना है। चलिए इसका ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में छाप कर बताना है।
बाद में है जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका ऑप्शन है जो कि पिन कर दूंगा, ठीक है। पहले आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, देखते हैं आपकी तैयारी कितनी मजबूत है। चलिए अगला प्रश्न है कि राज्य महाधिवक्ता व राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। याद करो दोस्तों, राज्य महाधिवक्ता व राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति दोस्तों कौन करता है। याद करो दोस्तों, कौन करता है, राज्यपाल करता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है दोस्तों आपका कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। याद करो दोस्तों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता का उल्लेख दोस्तों किस अनुच्छेद में किया गया है। याद करो दोस्तों, अनुच्छेद 217(2) में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापना, क्या ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय के गठन की व्यवस्था की गई है। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय के गठन की व्यवस्था की गई है। याद करो दोस्तों, किस अनुच्छेद में दोस्तों, अनुच्छेद 214। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापना, क्या ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्त आयु क्या है। जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या है। 60 नहीं दोस्तों, 62 है। अब 62 कर दी गई है। ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। पहले 60 थी दोस्तों, 62 कब की गई दोस्तों, कमेंट बॉक्स में छाप कर बताइए। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान के किस अधिनियम के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपते हैं। बड़ा ललन टॉप सवाल है दोस्तों, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। भारतीय संविधान के किस अधिनियम के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपते हैं। याद करो दोस्तों, किस अधिनियम के तहत दोस्तों, अधिनियम 323। ऑप्शन नंबर बी छापना, क्या ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि 28 अप्रैल 2023 को ज्वार कला केंद्र जयपुर का है जो कि कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आ चुके हैं दोस्तों, जल्दी से बताइए। 28 अप्रैल 2023 को ज्वार कला केंद्र जयपुर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, याद है आपको। जल्दी से बताइए कौन सा स्थापना दिवस, 30वां। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी छापना, क्या ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि अपराधियों पर शक्ति के लिए एक अपराधी एक पुलिसकर्मी योजना किस जिला पुलिस द्वारा शुरू की गई। याद करो दोस्तों, किस जिला पुलिस द्वारा है जो कि शुरू किया गया, कोटा द्वारा। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि राज्य सरकार द्वारा किस शहर को वेटिकन सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। याद करो दोस्तों, राज्य सरकार द्वारा किस शहर को वेटिकन सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो किस शहर को किया जा रहा है दोस्तों, जल्दी से बताइए। किस शहर को दोस्तों, पुष्कर को। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए छापिएगा। पुष्कर कहाँ पर दोस्तों, अजमेर में। और अजमेर में दोस्तों पुष्कर झील भी है, जिसकी आकृति कैसी है दोस्तों, पिछले मॉडल पेपरों में बताया था। देखते हैं कितना आपको याद रहता है, जल्दी से बताइए। पुष्कर झील की आकृति दोस्तों किसके आकार की है, जल्दी से बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों आपका कि पीएम मोदी राजस्थान में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर कब रवाना करेंगे। तो कब करेंगे दोस्तों, जल्दी से बताइए, कब करेंगे दोस्तों। 12 अप्रैल को करने वाले हैं, बिल्कुल कल ही। ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि राज्य सरकार ने किस विभाग के तहत राजस्व अधिसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय के गठन को मंजूरी प्रदान की है। यह अधिसूचना कर लेना दोस्तों। तो जल्दी से बताइए दोस्तों, राज्य सरकार ने किस विभाग के तहत राजस्व अधिसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय के गठन को मंजूरी प्रदान की है। याद है आपको किसे मंजूरी प्रदान की है, याद करो दोस्तों, जल्दी से बताइए। वित्त या फिर राजस्व विभाग। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए
अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान युवा बोर्ड द्वारा किया गया आयु वर्ग के युवा कलाकारों हेतु महोत्सव के आयोजन की पहल दोस्तों क्या है? जल्दी से बताइए दोस्तों, किस आयु वर्ग के लिए ये पहल है दोस्तों? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। तो 15 से 19 वर्ष, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि प्रदेश में लापता बच्चों व उनके विरुद्ध अपराधों की स्थिति जानने हेतु पुलिस थानों पर किसकी नियुक्ति की जाएगी? जल्दी से बताइए दोस्तों, किसकी नियुक्ति की जाएगी? किसकी दोस्तों? पैरालीगल वॉलंटियर की, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर द्वारा कितने अचरित कलाकारों को कलाविद सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो जल्दी से बताइए दोस्तों, कितने कलाकारों को कुल है जो कि दोस्तों आपके कितने कलाकार दोस्तों? 8 कलाकार, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, अगला प्रश्न है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में राजस्थान को देश में कौन सा स्थान मिला है? जल्दी से बताइए दोस्तों, कौन सा स्थान मिला है राजस्थान को? याद करो दोस्तों, अति महत्वपूर्ण सवाल है। राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है दोस्तों? 15वां, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड देश की सबसे बड़ी रेरा जस्टिस्ड संस्था बन गई है। वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन हैं दोस्तों? जल्दी से बताइए। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड देश की सबसे बड़ी रेरा जस्टिस्ड संस्था बन गई है। इसके वर्तमान चेयर बताने हैं दोस्तों, कौन है आपको? जल्दी से बताना है आपको, जल्दी से बताइए दोस्तों, कौन है? पवन अरोड़ा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं पार्ट बी की ओर, देखते हैं आपके कितने क्वेश्चंस पार्ट बी में सही होते हैं। तो प्रश्न है दोस्तों, आपको बताना है जल्दी से कि नगर पालिका को वित्तीय सहायता कौन प्रदान करता है दोस्तों? जल्दी से बताइए, बड़ा इजी सवाल है दोस्तों। नगर पालिका को वित्तीय सहायता कौन प्रदान करता है? तो कौन करता है दोस्तों? जल्दी से बताइए। राज्य वित्त आयोग, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि 74वां संविधान संशोधन 1992 राजस्थान में कब से लागू किया गया? जल्दी से बताइए दोस्तों। तो यह दोस्तों राजस्थान में कब लागू किया गया? जल्दी से बताइए, कब दोस्तों? 9 अगस्त 1994 को, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापिएगा दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि वाणिज्यिक मामले में बने कॉम्प्लेक्स से क्या अभिप्राय है? जल्दी से बताइए दोस्तों, वाणिज्यिक मामले में बने कॉम्प्लेक्स से क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय दोस्तों क्या है? जल्दी से बताइए। याद करो दोस्तों, 25 या अधिक इकाइयों से बना भवन, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापिएगा दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि किसी मतदान के लिए किसी वाहन को किराए पर लेने के संदर्भ में एक भ्रष्ट आचरण है। याद करो दोस्तों, कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है? मतदाताओं के लिए वाहन, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है आपका कि गरणोत्पादक पदार्थ से क्या अभिप्रेत है? जल्दी से बताइए दोस्तों, गरणोत्पादक पदार्थ से अभिप्राय क्या है? रसोई घर का कचरा, अस्तबल का कचरा और गोबर। ऑप्शन नंबर डी छापना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए वहीं आपका अगला प्रश्न है कि नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 49 के अनुसार नगर पालिका की सभी अभिलेखों की अभिरक्षा और रखरखाव के लिए उत्तरदायी कौन है? तो जल्दी से बताइए दोस्तों, कौन होंगे इसके उत्तरदायी? कौन होंगे दोस्तों? याद करो दोस्तों, मुख्य नगर पालिका अधिकारी भी होंगे बिल्कुल, और नगर पालिका अध्यक्ष भी होंगे, और राज्य चुनाव आयोग, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है आपका कि राजस्थान नगर पालिका कानून 2009 में नगर पालिका का अर्थ बताना है। नगर पालिका का अर्थ क्या दोस्तों? जल्दी से बताइए। केवल नगर पालिकाएं भी है दोस्तों,
और केवल नगर परिषद भी हैं, केवल नगर निगम भी है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी। ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला है आपका कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत नगर पालिकाओं की गतिविधियों को निरस्त करने का अधिकार किसे है? याद करो दोस्तों, अति महत्वपूर्ण सवाल है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत नगर पालिकाओं के उपविधियों को निरस्त करने का अधिकार किसे है? याद करो दोस्तों, किसे अधिकार है? जल्दी से बताइए। राज्य सरकार को। बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि महानगर नियोजन समिति के बारे में असत्य कथन बताना है दोस्तों। कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? ये समिति एक कानूनी संस्था है या दोस्तों इसका संगठन महानगरों से निर्वाचित पार्षदों और पंचायतों के सदस्यों में से 67:33 अनुपात में किया जाता है, या दोस्तों इसका उद्देश्य महानगर के विकास के लिए योजनाएं और उन्हें लागू करना है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों? जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर है। ऑप्शन नंबर एक और दो और तीन है जो कि इसका एकदम करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम में वार्ड समिति के गठन के लिए नगर पालिका की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? जल्दी से बताइए दोस्तों, कितनी होनी चाहिए? वह जनसंख्या है दोस्तों आपकी है जो कि 3 लाख से अधिक। क्या 3 लाख से अधिक होनी चाहिए? बिल्कुल। ऑप्शन नंबर 80 छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा व्यष्टि सदस्यों के अधिकार और विशेषाधिकार से असंबंधित है? तो जल्दी से बताइए दोस्तों, कौन सी धारा है दोस्तों? फटाफट से बताइए दोस्तों। आज की क्लास हमारी लेट हो चुकी है दोस्तों। कोई बात नहीं। क्या कोई बात नहीं दोस्तों, लेकिन आपके लिए दोस्तों क्लास लाना भी ज़रूरी था। जो वादा दोस्तों आपसे किया था उन्हें पूरा करने के लिए आज की क्लास भी लाना ज़रूरी था ना। तो जल्दी से बताइए दोस्तों, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा व्यष्टि सदस्यों के अधिकार और विशेषाधिकार से संबंधित है? याद करो दोस्तों, कौन सी धारा है? धारा 52। बिल्कुल। ऑप्शन नंबर ए छापिएगा, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है आपका कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 72 के प्रयोजनों के लिए अभिव्यक्ति सरकारी भूमि से क्या अभिप्रेत है? जल्दी से बताइए। कौन सा ऑप्शन दोस्तों? जो राज्य सरकार द्वारा नगर पालिका के व्यसनाधीन जारी रखे जाए, और दोस्तों जो राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 3 में यथा परिभाषित नजुल भूमि है, और दोस्तों जो धारा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 68 की उपधारा 1 में खंड ज के अधीन नगर पालिका में नीत हो गई है। तो ऑप्शन नंबर डी छापना। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है आपका कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की किस धारा में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है? जल्दी से बताइए दोस्तों, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की किस धारा में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है? याद है आपको? किस धारा में दोस्तों? जल्दी से बताइए। धारा 76 में। बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 105 में क्या प्रावधान है? याद करो दोस्तों, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 105 में दोस्तों कौन सा प्रावधान है? फीस, जुर्माना और उद्घृत करने का। बिल्कुल। ऑप्शन नंबर डी छापना। क्या ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम अनुसार शौचालय आदि में परिवर्तन करने और दोस्तों उसकी मरम्मत करने और उनकी ठीक दशा में है जो कि रखने का खर्चा दोस्तों कौन वहन करेगी दोस्तों? जल्दी से बताइए, कौन वहन करेगा? स्वामी द्वारा किया जाएगा, यानी उसी व्यक्ति द्वारा। क्या उसी व्यक्ति द्वारा किया जाएगा? ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए वहीं आपका अगला प्रश्न है कि नगर पालिका को विघटित करने की तारीख से लेकर कितने माह की अवधि के भीतर चुनाव करवाना अनिवार्य है? तो जल्दी से बताइए दोस्तों, कितने भीतर के है जो कि चुनाव करवाना अनिवार्य है? 6 माह के भीतर। बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है आपका
कि राजस्थान नगरपालिका शहरी भूमि निपटान नियम 1974 का अनुगलन डी क्या है? याद करो दोस्तों, क्या है? याद है आपको? आवासीय आवासीय आवंटन है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापिएगा। क्या ऑप्शन नंबर ए छापिएगा दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि यदि सरकार को किसी गैर संवैधानिक निकाय के लिए किसी भूमि की आवश्यकता है तो जो कि उसके लिए मूल्य क्या होना चाहिए? याद करो दोस्तों, उसके लिए मूल्य क्या होना चाहिए? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। मुआवजा और दोस्तों विकास लागत और प्लस में है जो कि 20%। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी छापना। क्या ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए वहीं आपका अगला प्रश्न है कि धारा 306 के तहत नगर पालिका द्वारा शक्ति के प्रयोग से किसी व्यक्ति को हुए नुकसान का प्रतिकार कहाँ से संदत्त किया जाएगा? तो कहाँ से किया जाएगा दोस्तों, जल्दी से बताइए, कहाँ से किया जाएगा? नगर पालिका निधि से किया जाएगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में पर्यावरण की सुरक्षा के क्षेत्र में क्या शामिल है? याद है दोस्तों आपको? पर्यावरण की सुरक्षा के क्षेत्र में दोस्तों क्या शामिल है? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। पुष्प प्रदर्शनी शामिल है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी छापना। क्या ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। पर्यावरण की सुरक्षा के क्षेत्र में दोस्तों पूछा है तो सांस्कृतिक गतिविधियां तो हो ही नहीं सकती, बाल कल्याण केंद्र भी नहीं हो सकता और अवस्थ इलाके भी नहीं हो सकते। ऑप्शन नंबर डी छापना। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला है आपका कि नगर पालिका सदस्यों को अधिकार एवं विशेषाधिकार की कौन सी धारा में निर्दिष्ट है दोस्तों? जल्दी से बताइए दोस्तों, कौन सी धारा में है? याद करो दोस्तों, धारा 52 में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम सार्वजनिक मार्ग में उपलब्ध वृक्ष निहित होगा किसकी संपत्ति में से? याद करो दोस्तों, किसकी संपत्ति में से होगा? नगर पालिका की संपत्ति में से। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी छापना, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के अनुसार बजट अनुदान में सम्मिलित न होने पर निम्न में के लिए संदाय किया जा सकता है। किसके लिए दोस्तों, जल्दी से बताइए? रोग फैलने पर किए गए उपाय, कर व अन्य कर के प्रतिदाय और लोक हित में तत्काल अपेक्षित संक्रमणों में। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि जंगम संपत्ति कुर्क करने के लिए कब्जा रखने वाले व्यक्ति को दिए जाने वाले लिखित नोटिस का प्रारूप किस अनुसूची में दिया गया है? याद है दोस्तों आपको? कौन सी अनुसूची में दिया गया है? जल्दी से बताइए दोस्तों, कौन सी अनुसूची में दिया गया है? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। कौन सी अनुसूची में है? अनुसूची 6। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि धारा 180 में नगर पालिका में स्कीम बनाने की अपेक्षा करने की शक्ति किसे है? याद करो दोस्तों, ये शक्ति किसे है? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। ये शक्ति किसके पास है? राज्य सरकार के पास। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापना। क्या ऑप्शन नंबर ए छापना, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम अनुसार शवों को ले जाने का रास्ता निर्धारित कौन करता है? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। कौन करता है? कौन करता है दोस्तों? नगर तार्किक करता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल सही, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की किस धारा की विषय वस्तु निदेशक, उप निदेशक और दोस्तों सहायक निदेशक की नियुक्तियां और शक्तियां से संबंधित है? याद करो दोस्तों, किस धारा में है? जल्दी से बताइए, फटाफट से बताइए दोस्तों, किस धारा में है? धारा 309 में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए छापना। क्या ऑप्शन नंबर ए छापना, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि कनिष्ठ अभियंता को कितनी राशि तक के बिलों के परीक्षण व अनुमोदन करने का प्राधिकार है? याद करो दोस्तों, कितनी राशि दोस्तों, जल्दी से बताइए? 1 लाख की राशि। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी छापना, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा।
चलिए, अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 245(2) के अंतर्गत अभियोजन कार्यवाही जुर्माने की अधिकतम राशि क्या है? याद करो दोस्तों, अधिकतम राशि क्या है? क्या है दोस्तों अधिकतम राशि? 5,000 रुपये। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान नगर निगम अधिनियम 2009 का अधिनियम संख्याक है दोस्तों कौन सा? कौन सा है दोस्तों? 2009 का एक्ट नंबर 18। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापिएगा दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि मल एवं वर्षा जल की नालियों के बारे में सत्य कथन कौन सा है? याद करो दोस्तों, सत्य कथन कौन सा है? ये नालियाँ हैं जो कि पृथक पृथक होगी। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए, अगला है आपका कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कुशल श्रमिक को न्यूनतम मजदूरी कितनी प्रदान की जाएगी? याद करो दोस्तों, कितनी प्रदान की जाएगी? कितनी प्रदान की जाएगी दोस्तों? 333 रुपये। ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका कि नगर पालिका की संरचना संबंधी प्रावधान किस धारा में है? याद करो दोस्तों, किस धारा में है? जल्दी से बताइए, किस धारा में दोस्तों? धारा 6 में। ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम सही आंसर है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका कि केंद्र सरकार की हृदय योजना किस क्षेत्र के लिए शुरू की गई है? याद करो दोस्तों, किस क्षेत्र के लिए? विरासत विकास के लिए। बिल्कुल सही। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से भारत का पहला नगर निगम कौन सा है? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। भारत का पहला नगर निगम कौन सा है? याद है आपको? कौन सा है दोस्तों? जल्दी से बताइए। लखनऊ नहीं दोस्तों, मद्रास है। ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए, वहीं आपका अगला प्रश्न है कि धारा 69 के अधीन नगर पालिका संपत्ति अर्जित कर सकती है किस तरीके से दोस्तों? दान द्वारा भी कर सकती है दोस्तों, पट्टे द्वारा भी कर सकती है और विनिमय द्वारा भी कर सकती है। बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका कि स्वच्छ भारत अभियान का टैगलाइन किसने दिया? याद करो दोस्तों, किसने दिया था? याद है आपको? श्री जल्दी से बताइए दोस्तों। श्री भाग्यश्री सेठ ने, और वो कहाँ के थे? गुजरात के। बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका विश्व शौचालय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? याद करो दोस्तों, कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को। बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन से लघु रूप का अर्थ यूनियन गवर्नमेंट प्रोग्राम फॉर अर्बन डेवलपमेंट है? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। कौन से लघु रूप का अर्थ है दोस्तों? याद करो दोस्तों, कौन से लघु रूप का अर्थ है दोस्तों? अमृत का। बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गई आज की हमारी क्लास। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, आज की क्लास लेट आई है। कुल है जो कि परीक्षा से पहले आपके 30 मॉडल पेपर होने वाले हैं और वो क्लासें बाकी है जो कि 6:15 में आपकी क्लासें, शायद 6:15 में आपकी क्लास आ रही है। आज की क्लास थोड़ी लेट आई है। ठीक है दोस्तों, कुल कितने क्वेश्चंस सही हुए आपके कमेंट बॉक्स में छाप कर ज़रूर बताना। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा अपना, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा और सम्मान कीजिएगा अपने माँ बाप का, अपने बड़े बुजुर्गों का। मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए लगातार पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद। टेक केयर। ऑल दी बेस्ट।